नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय कला के बारे में और जिसमें हम जानेंगे गुजरात शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली के बारे में विस्तार से। तो आइए देखते हैं गुजरात शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली यानी कि मध्यकालीन भारत की जो कला रही है उनके बारे में जानते हैं। गुजरात शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली। कई विद्वानों का मत है कि ये तीनों शैलियाँ एक ही है, परंतु इसके नामकरण भिन्न भिन्न है। मतलब इनकी जो विशेषता रही है शैलियों की वो एक समान सी है, परंतु फिर भी कई विद्वानों ने इनके नामकरण को लेके काफ़ी विविधता पाई है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात शैली के बारे में, और जिसको नाम दिया गया है पश्चिम भारतीय शैली, गुजरात शैली और जैन शैली के नाम से भी इस गुजरात शैली को जाना जाता है। आज से कई दशकों पूर्व पश्चिम भारत की प्रभावशाली गुजरात चित्र शैली के विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इस विषय में जानकारी देने वाले सबसे पहले विद्वानों में से एक है। उन्होंने सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति का परिचय कर विद्वत समाज में गुजरात क्षेत्र में विकसित गुजरात शैली की गवेषणा के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न की थी। इसके पश्चात कुछ समय बाद रति रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि ऐसे अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए जिनमें गुजरात शैली या जैन शैली से कोई भी संबंध नहीं था। तो इसी कारण से डॉक्टर आनंद कुमार ने इस शैली के नामकरण पर तिब्बतीय इतिहासकार लामा तारानाथ द्वारा दिए गए पश्चिमी भारतीय शैली का समर्थन कर इसका नाम पश्चिमी भारतीय शैली रख दिया गया था। सन 1924 ईस्वी में श्री नाना लाल चमन लाल मेहता, जिसको हम जो है NC मेहता के नाम से भी बोल सकते हैं, ने गुजरात शैली के नाम से एक शैली का लेखात्मक विवेचन रूपम पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जो कि अहमदाबाद से प्रकाशित की गई थी और जिसका आधार गुजरात में प्राप्त बसंत विलास की संस्कृत गुजराती मिश्रित एक काव्य पत्री थी, जिसका लिपिकाल सन 1451 ईस्वी है। यह पत्री जन्म पत्रीनुमा या कुंडलीनुमा एक लंबे कपड़े पर लिखी गई है, जिस पर 79 यानी कि 79 चित्र है। इसकी लंबाई 436 इंच और चौड़ाई 9.15 इंच है। पत्री के बाईं ओर 1 इंच चौड़ा हाशिया और दाहिनी ओर 3/4 हाशिया है। बसंत विलास में बसंतागमन और विशेष रूप से फाल्गुन का वर्णन है। यह कालिदास की महान काव्य रचना ऋतुसंहारी पर आधारित है, जिसकी काव्य कथा में पति और पत्नी का प्रेम प्रसंग अंकित किया गया है। क्योंकि ये सभी चित्र जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध थे और गुजरात शैली में हमें मिले हैं, अतः NC मेहता ने इन्हें गुजरात शैली के नाम से पुकारना ही उचित माना है। 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत में जिन चित्रों का निर्माण हुआ उनके अधिक विषय जैनतर ग्रंथ भी थे, किंतु उसका संबंध मुख्यतः जैन धर्म के प्राकृत ग्रंथों से ही था। इसीलिए इस शताब्दी में निर्मित चित्रों का तीसरा नाम जैन शैली पुकारा गया। इन चित्रों का नाम इसीलिए भी दिया गया क्योंकि वे जैन साधुओं द्वारा निर्मित हुए थे और इस नाम से पारसी ब्राउन तथा अन्य लेखकों भी सहमत थे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी शैली यानी कि जैन शैली, और जिसके अनेक नाम है। प्रारंभिक पश्चिम शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली और जैन आदि शैलियों के नाम से भी इस जैन शैली को जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कला में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों से भी 1 शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़ पत्थर पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभ देवनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकरों महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला में सबसे प्राचीन उदाहरण है।
जैन चित्रकला की ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी से है। इसके प्रमाण सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव इंद्रवर्मन जो कि 7वीं शताब्दी के समय बनी सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं। समग्र भारतीय शैलियों में 15वीं शताब्दी से पूर्व के जितने भी चित्र प्राप्त हैं उन सब के मुख्य और प्राचीन जैन चित्र ही है। ये चित्र दिगंबर यानी कि नंगन जैनियों से संबंधित माने जाते हैं। इन आरंभिक जैन कलाकृतियों को कुछ विद्वानों ने प्रारंभिक पश्चिम या कुछ ने गुजराती शैली या कुछ ने अभ्रंश शैली के नाम से जाना। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारतीय चित्रकला की समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा योगदान जैन कलाकारों का ही रहा। इस युग में जैन कलाकारों ने जहाँ मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों के चित्र निर्मित किए, वहीं रति रहस्य और वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र संबंधी चित्रों का भी निर्माण किया था। अब हम बात कर लेते हैं अभ्रंश शैली के बारे में, और जिसको नाम दिया गया था गुजरात शैली, पश्चिमी भारतीय शैली और अभ्रंश शैली। प्रारंभ में इस शैली के चित्रों को जैन शैली कहा गया। फिर इसी प्रकार के चित्र मालवा, राजस्थान और गुजरात में दूसरे संप्रदायों के ग्रंथ भी व्यापकता से पाए गए, तो इसीलिए गुजरात में पाए जाने के कारण इस शैली को गुजरात शैली या पश्चिम शैली, पश्चिमी भारतीय शैली कहा जाने लगा। श्री राय कृष्ण दास जी ने इस शैली के चित्रों को अभ्रंश शैली के नाम से कहना उपयुक्त माना है। इस संबंध में उनका कथन है कि जब इन चित्रों के आलेखनों में कोई नया उत्थान नहीं है, प्राचीन शैली की विकृति मात्र है, तो अभ्रंश शैली ही ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियाँ या परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्रंश शैली के चित्रों के बारे में। अभ्रंश शैली, ग्रामीण शैली या ग्राम्य शैली, जैन शैली, गुजरात या पश्चिम भारतीय शैली के चित्र जो है वह तीनों रूपों में हमें उपलब्ध होते हैं। और में से सबसे पहले है ताड़ पत्थर पर बने पोथी चित्र, दूसरा है कागज पर बने पोथी चित्र या जिसको हम फुटकर चित्र भी बोल सकते हैं, और तीसरा है कपड़े पर बने चित्र या चित्रपट या चित्रित पट भी इसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अभ्रंश शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में, और जिसमें पहली विशेषता है चित्रकारी के मुख्य विषय जो है वह वैष्णव धर्म या जैन धर्म ही रहे हैं, और इस शैली में प्राकृतिक चित्रण बहुत ही कम किया गया है। दूसरी विशेषता है कि चित्र में भड़कीले रंगों में सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है। और तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें मानव आकृतियों में लंबी नुकीली व नाक बाहर की ओर निकली हुई उठी हुई परवल जैसी कानों तक खींची काजल रेखा, ठुड्डी दोहरी और छोटी है, भौहें कहीं कहीं मिली हुई दिखाई गई है। चौथा है अंग प्रत्यंग में स्थिरता और अकड़ है। पांचवा है क्षीण कटी, उभारदार वक्ष और उंगलियों की मुद्रा एवं ऐंठन आकृति विन्यास में लोक प्रभाव दिखता है। अगला है पशु पक्षी का चित्रण काठ के खिलौनों के समान लगता है।